हेलो एवरीवन। तो लास्ट रिवीजन क्लास में हम ग्रेविटेशन का क्वेश्चन शुरू किए थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू किया जाए। तो लेट अस टेक अ न्यू क्वेश्चन ऑन ग्रेविटेशन। देखो ये क्वेश्चन है सामने, इसको पढ़ो फिर ट्राई करो, तब हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में दो टनल का बात कर रहा है। तो दो टनल है, एक है अलोंग द डायमीटर और दूसरा है अलोंग अ कॉर्ड। ठीक ना। तो मान लेते हैं, जैसे सोचो ये है अर्थ। ठीक ना। अब इसमें दो टनल हम लोग सोचते हैं। तो एक टनल है अलोंग द डायमीटर, मान लो ये वाला, और एक टनल है अलोंग द कॉर्ड, तो मान लो ये वाला। ठीक। तो देखो एक टनल है जो कि अलोंग द डायमीटर है, मतलब ये वाला, और एक टनल है अलोंग द कॉर्ड, मतलब ये वाला। ठीक है। टू पार्टिकल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ ईच टनल, मतलब एक पार्टिकल को यहां से छोड़ दिया, एक पार्टिकल को यहां से छोड़ दिया। तो हम लोग सबको पता है कि ये पार्टिकल एसएचएम करेगा। देखो जो पार्टिकल ए है उसका मैक्सिमम स्पीड मिड पॉइंट ऑफ टनल पे होगा। तो वो क्वेश्चन में v2 दिया है। v2 इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विच इज लेफ्ट अलोंग द टनल मेड अलोंग अ कॉर्ड। और जो दूसरा पार्टिकल है, मान लो ये बी वाला, इसका मैक्सिमम स्पीड भी मिड पॉइंट ऑफ टनल पे होगा, और वो तुमको v1 दिया है। ठीक है। इस पार्टिकल का टाइम पीरियड है t1 और इस पार्टिकल का टाइम पीरियड है t2। उल्टा ले लिया नहीं? ठीक है। तो ए का टाइम पीरियड दिया है t2 और बी का टाइम पीरियड दिया है t1। ठीक। अर्थ का मास मान लो कैपिटल एम, रेडियस मान लो कैपिटल आर। तो अर्थ का मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर।
तो देखो इसमें हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है ना, वो चाहे टनल कॉर्ड के लॉन्ग हो या डायमीटर के लॉन्ग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सोच के देखो, ये हो गया मीन पोजीशन। अब लेट अस कंसिडर अ पोजीशन इन द टनल, एक जनरल टनल ले रहे हैं। तो यहां पे जब पार्टिकल होगा m, तो उस पर फोर्स देखो इधर लगेगा अलोंग द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये फोर्स सोच के देखो कितना होता है। तो ये होता है m इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, gm/r³ इंटू वाई। वाई मान लिए ये वाला डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये वाई है, यही फोर्स लगता है। बट दिस इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब इसका कंपोनेंट सोचो अलोंग द टनल। तो जब अलोंग द टनल इस फोर्स का कंपोनेंट करोगे ना, तो देखो ये फोर्स कितना आएगा। तो ये हो जाएगा F cos थीटा। तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, थीटा, ठीक है। और cos थीटा को तुम देखो यहां से सोच सकते हो, ये लिए हैं y, ये दूरी मान लो x, मतलब पार्टिकल यहां पे है, उसका दूरी फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ टनल इज x, और थीटा हम इसको मान लिए हैं। तो इस ट्रायंगल से देखो cos थीटा क्या आएगा, तो वो होगा x/y, ठीक है। अब पुट करो लाके, तो f का ये वैल्यू यहां डाल दो और cos थीटा का ये वैल्यू उठा के यहां डाल दो। तो देखो लास्ट में क्या बचा, तो ये होगा gmm/r³ इंटू वाई, ये हो गया फोर्स इंटू x/y। तो y कट गया, तो फोर्स देखो आ गया gmmx/r³। x है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ द टनल। मीन पोजीशन मतलब मिड पॉइंट ऑफ द टनल, ठीक है। अब यही ना फोर्स है, फोर्स को ही हम बोले हैं इक्वेट कर देने किससे, मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब ये है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द टनल। तो देखो यहां से क्या आ गया, ये हो गया gm/r³ इंटू x बराबर एक्सेलरेशन। अब देख लो, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यही तो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर मतलब ओमेगा जो होता है ना, वो √gm/r³ होता है। नथिंग टू डू विथ कि टनल अलोंग द डायामीटर है कि अलोंग द कॉर्ड है, ठीक ना। क्योंकि कहीं पे ये डाटा नहीं आ रहा है, ये डाटा कहीं भी नहीं आ रहा है, इस डाटा का कहीं यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब इस डाटा पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि टाइम पीरियड कोई भी कॉर्ड के केस में, बी इट अलोंग अ डायामीटर और बी इट अलोंग अ कॉर्ड, वो हमेशा यही होगा। यही है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द रिलीज पार्टिकल। तो T1 बराबर T2 करेक्ट है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, पार्टिकल ए का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम है, पार्टिकल बी का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा है। तो ए का एम्पलीट्यूड कम है, बी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। और वेलोसिटी जो तुम लिखते हो मीन पोजीशन पे, वो होता है एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। ये है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल ए, जिसको हम A2 बोल रहे हैं। उसी तरह यहाँ V1 लिखोगे A इंटू ओमेगा। ए क्या है, तो ए है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल रिलीज्ड अलोंग द डायमीटर। तो A1 ज्यादा है A2 से, इसीलिए V1 भी ज्यादा होगा V2 से। मतलब A एंड D आर करेक्ट ऑप्शंस, A एंड D आर करेक्ट ऑप्शंस।
ठीक है, चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले सब लोग कॉपी करो, फिर हम बनाते हैं। तो देखो इसमें पाथ के बारे में बात कर रहा है। अगर तुम लोग को याद आ रहा होगा तो हम अपने लेक्चर्स में ये चीज़ तुम लोग को बताए हुए थे कि मान लो ये अगर अर्थ है, लेट्स से दिस इज अर्थ, या मान लो दिस इज अ प्लैनेट। तो ये कोई प्लैनेट है जिसका मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, अब मान लो ये एक पॉइंट है, लेट्स से पी पॉइंट। पी पॉइंट का दूरी सेंटर ऑफ प्लैनेट से मान लो स्मॉल आर है, और स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। पी इज अ पॉइंट जो कि सेंटर ऑफ प्लैनेट से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, ये है ना। तो देखो हम अपने लेक्चर्स में बताए थे कि अगर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगा, इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो अगर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू दिस रेडियल डायरेक्शन। तो ये जो रेडियल डायरेक्शन है ना, इसके परपेंडिकुलर अगर वेलोसिटी होगा तो उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलते हैं। और इसमें हम बताए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेजेक्टरीज फॉर अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इसमें याद अगर आ रहा होगा तो हम एक सर्कुलर पाथ का बात किए थे, सर्कुलर पाथ जिसका सेंटर प्लैनेट के सेंटर पे होगा। दिस इज सर्कुलर पाथ जिसका सेंटर प्लैनेट के सेंटर पे है। तो ये वाला पाथ होने के लिए, ये वाला पाथ होने के लिए कंडीशन क्या था सोचो। तो इसके लिए हम लोग निकाले थे कि ये तब होगा जब v इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई स्मॉल आर होगा, तब पाथ सर्कुलर होगा, ये बताए थे। ठीक है, तो इस हिसाब से देखोगे तो डी ऑप्शन तो करेक्ट हो जाता है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, फिर हम देखो ये भी बताए थे कि स्पीड अगर अंडर रूट जी एम बाई आर से कम होगा, मतलब स्पीड अगर अंडर रूट जी एम बाई आर से कम होगा, तो हम कुछ ऐसे करके पाथ बताए थे। दिस इज पार्ट ऑफ एन एलिप्स, दिस इज पार्ट ऑफ एन एलिप्स जिसका फोकस हम बताए हुए थे अर्थ के, सॉरी प्लैनेट के सेंटर पे होगा। तो इस एलिप्टिकल पाथ का फोकस प्लैनेट के सेंटर पे होगा। और ये कब होता था सोचो, तो ये था जब v ग्रेटर देन 0 हो और अंडर रूट जी एम बाई आर से छोटा हो, तब ये पाथ होता था। तो
इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑप्शन भी करेक्ट है, ट्रेजेक्ट्री मे बी एन एलिप्स। ठीक है, फिर हम बताए थे एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में, एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट समझो सब लोग, एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये मान लो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो दिस इज एन एलिप्स। ये हम बताए थे तब जब v √GM/r से बड़ा हो और लेस देन स्केप वेलोसिटी हो। तो स्केप से कम और सर्कल वाले से ज्यादा, तब एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। ठीक है, क्योंकि इसी में याद होगा तुम लोग को अगर, तो हम स्केप ट्रेजेक्ट्री के बारे में भी बात किए थे, जिसमें पार्टिकल इन्फिनिटी चला जाएगा। ये होता था √2GM/r पे, स्केप वेलोसिटी है। इसी में हम ये भी बताए थे कि अगर √GM/r से बड़ा होगा, 2GM/r से अगर बड़ा होगा, तो भी वो स्केप ही करेगा, लेकिन पाथ जो होगा ना वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो देखो ये वाला जो हम दिखा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ स्केप ट्रेजेक्ट्री, और जो ब्लू कलर से हम दिखा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ स्केप ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट को देखोगे, ये वाला ऑर्बिट को अगर देखोगे, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाता है। अब आओ ऑप्शन बी पे। तो लेट अस थिंक अबाउट ऑप्शन बी। इस पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे। देखो हम इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को बताए हुए हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा प्लैनेट है, दिस इज अ प्लैनेट। ठीक है, मान लो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में है, लेट से सर्कुलर ऑर्बिट में, तो दिस इज अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, मतलब ये स्मॉल आर, ये कैपिटल एम, हम सर्कुलर ऑर्बिट का बात कर रहे हैं। तो कोई पार्टिकल है P जो सर्कुलर ऑर्बिट में है। अगर याद आ रहा होगा तो हम कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें हम बोले थे कि मान लो इसका स्पीड अचानक से सेम रखते हुए डायरेक्शन बदल दिया, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर दिए, स्पीड वही रहने दिए। ठीक है, तो मान लो पहले वेलोसिटी जो था वो इधर था P पॉइंट पे, अचानक से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर दिए, मान लो थीटा से, कीपिंग द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ऐसे केस में भी जो पाथ होता था ना, वो एलिप्टिकल बन जाता था, कुछ ऐसे करके। पाथ जो था वो एलिप्टिकल बन जाता था, कुछ ऐसे करके। ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे हुए हैं। तो देखो पहले जो पाथ था वो था ब्लू वाला, तो ये सर्कुलर पाथ है। लेकिन अचानक से जब हम डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किए, कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम, जो नया पाथ बना ना, ये एलिप्टिकल हो गया। ऐसा होता था, मतलब √GM/r पे भी देख लो, ये भी वेलोसिटी क्या है, तो ये भी तो है √GM/r ही। तो √GM/r पे ट्रेजेक्ट्री में बी एन एलिप्स हो सकता है। लेकिन क्या है कि √GM/r पे ट्रेजेक्ट्री एलिप्स होने के लिए वेलोसिटी शुड नॉट बी हॉरिजॉन्टल। देखो ये जो वेलोसिटी है इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये रेडियल डायरेक्शन से 90 डिग्री नहीं बना रहा है। तो अगर रेडियल से 90 डिग्री नहीं बनाएगा तो वेलोसिटी विल नॉट बी सेड टू बी हॉरिजॉन्टल। तो अगर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल नहीं है और अगर वो √GM/r के बराबर है, तो ट्रेजेक्ट्री में बी एन एलिप्स। ठीक है, तो
तो इसमें सारा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक। So let us move to the next question. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको पढ़ो फिर हम बनाना शुरू करते हैं।
देखो इसमें एक डिस्क का बात कर रहा है और एक पार्टिकल का बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमको एक बात बताओ सब लोग, इलेक्ट्रोस्टैट में तुम लोग पढ़ा होगा, जैसे मान लो एक चार्ज डिस्क है, चार्ज डिस्क, ठीक है, तो इस पे मान लो प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैट का बात कर रहे हैं। चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा है, रेडियस मान लो इसका आर है, इसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे पोटेंशियल पहले सब लोग याद करो। तो पोटेंशियल पी पे होता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैट का बात कर रहे हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। तो दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज डिस्क, ठीक है। अब इसी को हम ग्रेविटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशन में अगर बात करोगे ना, तो देखो हम ऐसे बोलेंगे, ये मान लो मेरा मास वाला डिस्क है जिसका मास है m, रेडियस है a के बराबर, तो मास m, रेडियस a। सिग्मा हम लोग बोलेंगे यहां पे मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रोस्टैट में सिग्मा को बोलते थे चार्ज पर यूनिट एरिया, मास वाला डिस्क होगा तो ग्रेविटेशन में सिग्मा को बोलेंगे मास पर यूनिट एरिया। अब एप्सिलॉन नॉट को ऐसे सोचो, देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो कूलम्ब्स लॉ में होता था, दैट इज इक्विवेलेंट टू जी इन ग्रेविटेशन। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इन कूलम्ब्स लॉ इज इक्वल टू कैपिटल जी इन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1/4 कैपिटल जी, ठीक है। अब क्या करो, इस सिग्मा को उठा के यहां पे डाल दो और इस एप्सिलॉन नॉट को उठा के यहां पे डाल दो, तो यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ मास वाला डिस्क एट अ पॉइंट पी ऑन इट्स एक्सिस। कितना आएगा देखो ये वाला, तो फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। तो पोटेंशियल पी पे होगा मास पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई 2 1/4 जी, फिर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। ये है फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल इन केस ऑफ ग्रेविटेशन। अब एक चीज ध्यान रखना, ग्रेविटेशन में हमेशा पोटेंशियल निगेटिव बोलते हैं, ग्रेविटेशन में पोटेंशियल हमेशा निगेटिव बोलते हैं। तो ये देखो क्या बन गया, वीपी बराबर -2gm1 बाई ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। ये है फॉर्मूला ग्रेविटेशन के केस में जो हम लोग को इस क्वेश्चन में लगाना होगा, ठीक है। चलो अब ऐसे सोचो, तो देखो कहानी ये था कि एक डिस्क है जिसका मास m1 है, रेडियस a के बराबर है, और एक पार्टिकल है m2, एक पार्टिकल है m2 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल l, और क्वेश्चन बोला है l को बहुत बड़ा मानना है a के सामने, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी सोचो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या बोलोगे, पोटेंशियल इनटू मास, पोटेंशियल इनटू मास, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो देखना -2gm1 बाई ए स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एल इंटू m2। अब क्या करो, इसमें ना एल स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकालो,
तो -2g m1m2/a²। एल को कॉमन लेके बाहर निकाल लो तो देखो क्या बचेगा, ये बच रहा है लास्ट में। अब देखो a²/l² इज वेरी स्मॉल, a²/l² इज वेरी स्मॉल। तो हम यहां पे लगा देते हैं बाइनोमियल वाला अप्रॉक्सीमेशन, तो ये हाफ यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये क्या बचा, ठीक, 1 को काट दो तो ये लास्ट में देखो क्या आ गया, तो ये हो जाएगा -GM1m2/L। तो दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है क्योंकि दोनों को रेस्ट से रिलीज किया है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ कोलिजन। तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन, तो देखो दोनों का सेंटर ऑफ मास जहां पे होगा वहां पे कोलिजन होगा, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास जहां पे होगा वहां कोलिजन होगा। तो पार्टिकल इधर जा रहा होगा v2 से, ठीक है, और ये जो डिस्क है m1 ये इधर जा रहा होगा v1 से। तो कोलिजन विल अकर एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ठीक। अब इस समय सोचो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द पार्टिकल इज एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें x के जगह 0 कर देना, x के जगह 0, तो देखो क्या बचेगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा, x को 0 कर देना बस, x को 0, तो ये पोटेंशियल हो गया ड्यू टू डिस्क एट इट सेंटर। इसको मल्टीप्लाई कर दो m2 से, तो देखो ये क्या बन गया, -2g m1m2/a, ठीक है। और फाइनल अगर काइनेटिक एनर्जी देखोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों का सम हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, यहां रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो क्योंकि दोनों मासेज पॉइंट मासेज नहीं है। तो रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट यहां नहीं लग सकता है क्योंकि दोनों मास पॉइंट मास नहीं बोला है। देखो तुम इस केस में दोनों को पॉइंट मास मान भी सकते थे क्योंकि एल बहुत बड़ा है रेडियस के सामने, लेकिन इस समय तुम दोनों को पॉइंट मास नहीं मान सकते हो व्हेन कोलिजन अकर्स। तो इनिशियली वी कैन एज्यूम द डिस्क टू बी अ पॉइंट मास क्योंकि एल बहुत बड़ा है ए के सामने, बट फाइनली व्हेन कोलिजन विल अकर वी कैनॉट एज्यूम द डिस्क टू बी अ पॉइंट मास, हेंस वी कैनॉट अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, ठीक है। तो अब इक्वेशन देखो हम क्या लिखेंगे, एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। तो लेट अस कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो एनर्जी कंजर्व करोगे तो देखो ऐसे आएगा, के इनिशियल तो वो 0 है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल तो वो इतना है, इक्वल टू के ई फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दिए सिस्टम का। तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा इक्वेशन हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो m2v2 बराबर m1v1। तो वी हैव कंजर्व्ड द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम कंजर्व कर दिए, ठीक है। अब हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना था, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां से v2 निकाल लो,
मान लो m1v1/m2, इसको उठा के यहां पे डाल दो, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर दो। तो सॉल्व फॉर v1, लेट अस फाइंड v1। तो v1 देखो क्या हो जाएगा, तो इस वाले को देखना, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो gm1m2 को कॉमन लो, तो ये होगा -1/l प्लस 2/a इक्वल टू v2 के जगह सब्सटीट्यूट करने के बाद हाफ m1v1 स्क्वायर को भी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस m1/m2, ये आएगा, ठीक है। तो यहां से देखो v1 क्या आया, अंडर रूट, सब लोग कैलकुलेशन मिलाते रहना। तो ये हो जाएगा 2gm2 का स्क्वायर बाई m1 प्लस m2। कीप चेकिंग द कैलकुलेशंस, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए। तो ये आ रहा है v1 का वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है v रिलेटिव, तो v रिलेटिव एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, v1 प्लस v2। v2 को उठा के यहां से डालो, देखो ये क्या बन गया, ये हो गया v1 1 प्लस m1/m2, और v1 का वैल्यू यहां से उठा के इसमें डाल दो, ठीक है। तब तुम्हारा लास्ट में फाइनल आंसर ये वाला आना चाहिए। तो सब लोग एक बार इसको मिला लो, ठीक। तो देखो रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन क्या है कि सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, जो यहां है, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। उसके अलावा एक चीज और होना चाहिए कि वी कैन कंसिडर द मासेज एट पॉइंट मासेस। तो इसमें पॉइंट मास मान सकते थे, लेकिन इनिशियली, वो भी क्यों, क्योंकि एल बहुत बड़ा था रेडियस के सामने। लेकिन फाइनली व्हेन दे आर अबाउट टू कोलाइड, उस समय हम लोग गलती से भी उसको पॉइंट मास नहीं मान सकते हैं। देखो क्यों हम बोल रहे हैं तुम इसको पॉइंट मास मान सकते हो इनिशियली। देखो एक चीज यहां से क्लियर दिख रहा है, हम इस चीज का पोटेंशियल एनर्जी, हम ऐसे भी सोच सकते हैं। देखो m2 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, इसको पॉइंट मास मान लो, तो इसके चलते पोटेंशियल क्या होता, एक्चुअली में ये वाला पॉइंट मास डिस्क को मान के, और ये वाला जो तुम निकाले हो पूरा अप्रोक्सीमेशन लगा के, दोनों सेम चीज है। तो ये दोनों मैच कर रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इनिशियली वी कैन एज्यूम द डिस्क टू बी अ पॉइंट मास, बट दिस इज सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट L मस्ट बी much greater than radius of the disk, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएचएम पे बेस्ड, ठीक ना। तो वी हैव इंटर्ड द रिवीजन ऑफ एसएचएम चैप्टर। तो एसएचएम का ये क्वेश्चन है, इसको सब लोग पढ़ो और बनाओ पहले।
चलो कुछ लोग बना भी लिए होंगे इसको। चलो हम देखते हैं, सब लोग अपना आंसर मिलाना। तो देखो इसमें दो पार्टिकल का बात कर रहा है और दोनों पार्टिकल एसएचएम में है, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, सर्कल वाला कॉन्सेप्ट सबको याद आ रहा होगा, तो एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लो एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस। तो ये जो पार्टिकल है x बराबर a/2 पे है, तो दिस इज प्लस a/2 यहां पे हो गया, ठीक ना। दिस इज प्लस a/2। बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन बोला है, तो मान लो ये इधर जा रहा है राइट साइड। दूसरा जो पार्टिकल है ये वाला, ये है -a/2 पे, मतलब यहां पे मान लो -a/2 पे। बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन है, तो इसको भी मान लो राइट साइड जा रहा है, तो बोथ आर मूविंग राइटवर्ड हम मान लिए। तुम दोनों को लेफ्ट लेफ्ट भी ले सकता है, तो या तो राइट राइट लो या तो दोनों को लेफ्ट लेफ्ट लो, ठीक है। फेज डिफरेंस का बात किया है, मतलब फेज कांस्टेंट निकालते हैं पहले। तो देखो ऐसे सोचो, सर्कल पे अगर प्रोजेक्ट करोगे ना, सर्कल पे, तो ये वाला पार्टिकल सर्कल पे अगर देखोगे तो वो कहीं यहां दिखेगा सर्कल पे, यहां पे, क्योंकि हम बताए हैं सर्कल पे हमको ऐसे घूमना है क्लॉकवाइज। यही है एक्चुअली रेडियस ऑफ सर्कल, या बोलो दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। और ये दूरी कितना है देख लो, दिस इज a/2। तो ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये एंगल आ गया 60 डिग्री, ठीक है। फेज कांस्टेंट इस वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं, मतलब रिफरेंस हमेशा वाई एक्सिस को रखना, रिफरेंस हमेशा वाई एक्सिस को रखना, और उसी के रेस्पेक्ट में एंगल देखा जाता है। अगर क्लॉकवाइज में देखोगे तो एंगल को प्लस बोलेंगे, तो दिस इज +30 डिग्री, मतलब फेज कांस्टेंट इज +30 डिग्री। मतलब कितना हो गया ये, तो ये हो गया +π/6 रेडियन। तो इस पार्टिकल का फेज कांस्टेंट इज +π/6 रेडियन। अब दूसरा पार्टिकल को देखो, सर्कल पे प्रोजेक्ट करोगे तो यहां दिखेगा, ये फिर a के बराबर है और ये फिर a/2 के बराबर है, तो ये एंगल फिर 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये एंगल 30 हो गया। तो अगर तुम y के रेस्पेक्ट में ऐसे एंगल नापोगे तो इसको हम माइनस में बोलेंगे, -π/6। दिस इज फेज कांस्टेंट, ठीक है। या अगर क्लॉकवाइज में नापोगे तो फिर देखो ऐसे नापना होगा, क्लॉकवाइज में ऐसे करके, ऐसे करके, तो इसको बोलेंगे प्लस, ठीक है। तो ये होगा 2π - π/6, कितना हो गया ये, +11π/6। तो ये भी बोल सकते हो फेज कांस्टेंट इस पार्टिकल का, या ये भी बोल सकते हो फेज कांस्टेंट इस पार्टिकल का, ठीक है। अब फेज डिफरेंस निकालते हैं। तो जो ब्लैक वाला पार्टिकल दिखा रहे हैं, ब्लैक वाला पार्टिकल, उसका फेज कांस्टेंट है π/6। रेड पार्टिकल का फेज कांस्टेंट है -π/6। दोनों को घटा दो तो देखो ये आ जा रहा है ये वाला, इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। एक ऑप्शन देखो ये भी हो सकता था, 11π/6 को लो और π/6 को लो, तो 11π/6 इज फेज कांस्टेंट ऑफ रेड पार्टिकल, π/6 इज फेज कांस्टेंट ऑफ ब्लैक पार्टिकल, इसको घटा दो
तो ये भी एक इक्विवेलेंट आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो ये कितना हो जाएगा सोचो, 5π/3। तो 5π/3 इज ऑल्सो अ इक्विवेलेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। ठीक ना। अब चलो आते हैं सी और डी पे। कब कोलाइड करेगा, व्हेन विल द टू पार्टिकल्स कोलाइड। तो उसको देखो ऐसे समझते हैं। तो एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे SHM हो रहा है, इनिशियली पार्टिकल एक्स एक्सिस पे यहां है, मतलब सर्कल पे अगर बात करोगे तो इनिशियली पार्टिकल यहां पे है। इसको मान लो पार्टिकल बी, इधर जाते हुए हम सोच रहे हैं। और ब्लैक पार्टिकल को अगर देखोगे तो वो इनिशियली यहां पे है और ये भी इधर ही जा रहा है। तो सर्कल पे प्रोजेक्ट करोगे तो वो यहां होगा। इसको नाम दे दो सी, ठीक है। सर्कल पे हमेशा क्लॉकवाइज घूमना, क्लॉकवाइज। अब ऐसे सोचो, कोलाइड करने के लिए बोल रहा है, कोलाइड करने के लिए। तो जो पार्टिकल बी है वो मान लो कि यहां से लेके, पार्टिकल बी वो मान लो यहां से लेके यहां तक आया, लेट से। तो पार्टिकल बी यहां से यहां तक आया, और पार्टिकल सी मान लेते हैं यहां से ऐसे चला, ऐसे, और फिर ऐसे घूम के यहां पे पहुंचा, ऐसे ऐसे। मतलब पहले इधर जा रहा था, फिर घूम के यहां पे आया। मतलब हम ये मान ले रहे हैं कि ये वो कॉमन पोजीशन है जहां पे पार्टिकल कोलाइड कर रहा है। एग्जैक्टली कहां पे कोलाइड करेगा वो सॉल्व करने के बाद क्लियर पता चल जाता है। तो हम मान लिए कि ये वाला वो लाइन है सर्कल पे जहां पार्टिकल कोलाइड करेगा। इसका मतलब सोचो, बी जो है ना, बी यहां से यहां तक गया होगा, यहां तक बी यहां तक गया होगा, लेट दिस बी बी डैश। और सी जो होगा ना, सी वो यहां से करके ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए वो यहां तक आया होगा, लेट दिस बी सी डैश। क्योंकि देखो जो पार्टिकल सी है वो यहां पे देखो इधर जा रहा है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दिस पोजीशन। और पार्टिकल बी को देखोगे तो वो यहां पे इधर जा रहा है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग बी डैश पोजीशन। तो बी डैश एंड सी डैश आर द इक्विवेलेंट पोजीशन ऑन द सर्कल वेयर द पार्टिकल विल कोलाइड। ठीक ना। कोलिजन एक्चुअली में यहां हो रहा है, लेकिन सर्कल पे बी डैश और सी डैश दिखा रहे हैं। ठीक है। अब एक काम करो, ये लाइन मान लो, ये एंगल है मान लो थीटा, लेट दिस एंगल बी थीटा। तो फिर सिमेट्री से ये वाला लाइन भी वर्टिकल से थीटा एंगल ही बनाएगा, थीटा। ठीक है यहां तक। ये एंगल हम लोग पहले ही देख चुके थे कि ये एंगल आ रहा था 30 डिग्री, मतलब π/6। ठीक है यहां तक। और ये एंगल भी हम लोग पहले देखे हुए हैं, ये एंगल। तो ये एंगल आ रहा था 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन। अब देखो जो पार्टिकल बी है वो बेसिकली इतना एंगल घूमा है सर्कल पे, पार्टिकल बी। तो ये एंगल कितना हो गया, π/6 प्लस थीटा। तो इतना एंगल पार्टिकल बी घूमा। और पार्टिकल सी सोचना, पार्टिकल सी, अच्छा ये एंगल कितना होगा निकाल लो, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो पार्टिकल सी इतना एंगल घूमा, π/3 प्लस 90 माइनस थीटा।
तो सी का अगर बात करोगे तो पार्टिकल सी घुमा है π/3 प्लस π/2 माइनस थीटा, इतना एंगल घुमा पार्टिकल सी। अब एंगल रोटेटेड ऑन सर्कल इज ओमेगा इंटू टाइम टेकन, एंगल रोटेटेड ऑन सर्कल इज ओमेगा इंटू टाइम टेकन। अब क्या करो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे ना, देखो क्या आएगा, 2 ओमेगा टी इक्वल टू π/6 प्लस π/3 प्लस π/2, ये आएगा। और ये हो जाएगा पाई प्लस 2π प्लस 3π, मतलब ये आ गया पाई। तो यहां से देखो टाइम निकल के आ गया π/2 ओमेगा। π/2 ओमेगा टाइम के बाद बोथ द पार्टिकल विल कोलाइड। अब कहां कोलाइड करेगा तो वो भी जान सकते हो, इस टी को उठा के इसमें डाल दो यहां पे, तो देखो यहां से क्या आएगा, तो ये हो जाएगा π/2 इक्वल टू π/6 प्लस थीटा। तो थीटा देखो कितना आ गया, होगा इतना, मतलब π/3। मतलब कहां कोलिजन होगा वो एंगल हमको पता चल गया, कहां कोलिजन होगा वो एंगल हमको पता चल गया। अब एक चीज ध्यान से देखो, थीटा आया π/3, थीटा आया π/3, π/3 का मतलब कितना हो गया, दिस इज 60 डिग्री, ये एंगल आया 60 डिग्री। और ये भी देखो 60 डिग्री ही था। इसका मतलब एक्चुअली में कोलिजन कहां हो रहा है, देखो हमको पता चल गया। उसको ऐसे सोचना, अगर मान लो ये सर्कल था, लेट से ये सर्कल था, ध्यान से देखना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कहां कोलाइड करेगा ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो देखो तुम थीटा को माना, वो निकल के आया 60 डिग्री, ये एंगल भी देखो 60 डिग्री है। इसका मतलब सी पॉइंट अगर यहां पे था तो ये एंगल कितना था, 60 डिग्री। और कोलिजन वाला लाइन जो आया वो थीटा भी 60 है। इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन इधर कहीं हो रहा है, इधर इस जगह पे कोलिजन हो रहा है, ये भी 60 ही है। मतलब कोलिजन कहीं इधर हो रहा है, इधर इस जगह। मतलब हुआ क्या होगा कि जो रेड वाला क्रॉस दिखा रहे थे वो यहां तक गया होगा, ठीक है, और जो दूसरा पार्टिकल दिखा रहे थे वो ऐसे करके गया होगा और यहां आके कोलाइड किया होगा। तो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ कोलिजन हम लोग को मिल गया, ये है एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ कोलिजन, ठीक ना। तो देखो हम माने थे कि इधर कोलाइड करेगा, इधर, लेकिन अल्टीमेटली निकल के आया कि कोलिजन यहां होगा। तो कहां कोलाइड करेगा, कब कोलाइड करेगा, तुम सर्कल के कॉन्सेप्ट से आसानी से सोच सकते हो, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर किसी का ऊपर वाला पार्ट कॉपी नहीं हुआ होगा तो उसका स्नैपशॉट ले लो। तो ऊपर वाला पार्ट जिसका भी कॉपी नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट लो। नीचे वाला पार्ट अगर किसी का बचा हुआ है तो देखो हम नीचे कर दे रहे हैं, फाइनल स्क्रीनशॉट ले लो। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एसएचएम पे बेस्ड है, ठीक है, मैट्रिक्स मैच है। इसको सोचो फिर हम बनाते हैं। तो चलो इसको देखते हैं। तो देखो पहला बोल रहा है मिनिमम टाइम व्हेन एक्स इज सेम। तो देखो सर्कल से भी हम बना सकते हैं। तो सर्कल वाला अप्रोच हम सबको दिखा दिए कि सर्कल वाले से कैसे करते हैं। तो एक्स जब सेम होगा तो वैसे ही करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो एक तो वो अप्रोच है, उससे भी सब लोग अपने लेवल पे ट्राई करना। चलो अब हम दूसरा तरीका बता देते हैं। तो देखो जब x सेम होगा तो तुम क्या करो ना, ये वाला और ये वाला को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो। मतलब a साइन ओमेगा टी इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। एक्स सेम बोला था, एक्स सेम कर दिए, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आ गया, ये आ गया a काट दो और इस कॉन्सेप्ट को यूज करना।
साइन एक्स अगर साइन वाई होता है तो इसका मतलब है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर n इंटू वाई, जिसमें n इज ए इंटीजर, n बेसिकली इंटीजर है, ठीक ना। तो n इज इंटीजर, मतलब मैथमेटिकली भी हम सॉल्व कर सकते हैं बिना सर्कल बनाए। मतलब इसको ऐसे लिखो, ओमेगा टी इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर n ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ठीक है। अब चलो वैल्यूज पुट करना शुरू करो। तो मान लो अगर हम n को 0 डाल दें, n को 0, तो देखो क्या आएगा, n के जगह 0 डाल देना, तो ये होगा ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो ओमेगा टी कट गया और आ गया 0 बराबर पाई बाई 3, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब पुट n इक्वल टू 1, तो देखो क्या आएगा, ओमेगा टी इक्वल टू पाई माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो यहां से देखो टाइम आ जाएगा पाई बाई 3 ओमेगा, टाइम आ जाएगा पाई बाई 3 ओमेगा। तो ये पॉसिबल है, पाई बाई 3 ओमेगा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। अगर चेक करना है कि यही मिनिमम टाइम है तो और वैल्यू डाल के देख लो, पुट n इक्वल टू 2, तो n को 2 डालेगा तो देखो ये आएगा, यहां से देखो टाइम कितना आ गया। बेसिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ओमेगा टी फिर कट जाएगा, तो 0 बराबर 2 पाई प्लस पाई बाई 3 आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। पुट n इक्वल टू 3, तो देखो क्या आएगा, ओमेगा टी इक्वल टू 3 पाई माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो यहां से देखो t कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4 पाई बाई 3 ओमेगा, दिस इज पॉसिबल। लेकिन हमको मिनिमम टाइम बोला था, इसीलिए हम ये आंसर देंगे, मतलब ए का क्यू इज करेक्ट, ए का क्यू इज करेक्ट। ऐसे भी सोच सकते हो मैथमेटिकली, सर्कल बनाने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट पे आओ, मिनिमम टाइम व्हेन वेलोसिटी इज सेम। तो इससे सब लोग पहले वेलोसिटी निकाल लो, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लो। ये आएगा। अब वेलोसिटी सेम बोला है, तो तुम क्या करो, इस वाले को और इस वाले को इक्वेट कर दो, इक्वेट देम। तो देखो जैसे ही हम इक्वेट करेंगे क्या आएगा, ए ओमेगा कट जाएगा और आएगा कॉस ओमेगा टी बराबर कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। अब जनरल सॉल्यूशन फिर ध्यान रखना, जनरल सॉल्यूशन तो मैथ्स में तुम लोग सब लोग पढ़ा होगा कि अगर cos x बराबर cos y है तो इसका सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ये होता है। तो ये चीज सब लोग को पता होना चाहिए, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। इसी को लगाते हैं, तो देखो क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे ओमेगा टी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करना शुरू करो। तो मान लो पुट n इक्वल टू 0, तो देखो क्या आएगा, ओमेगा टी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। देखो प्लस ओमेगा टी नहीं ले सकते हो, मतलब ये प्लस नहीं ले सकते हो, क्योंकि प्लस अगर लिया तो ओमेगा टी कट जाएगा और 0 बराबर पाई बाई 3 आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग माइनस को लेके सोचेंगे, माइनस को,
ऐसे ले रहे हैं तो देखो टाइम एक्चुअली में निगेटिव आ जा रहा है, टाइम निगेटिव आ जा रहा है। तो प्लस लिए तो 0 बराबर π/3, नॉट पॉसिबल। माइनस लिए तो टाइम निगेटिव, नॉट पॉसिबल। मतलब n इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है। चलो नेक्स्ट आओ, पुट n इक्वल टू 1। तो देखो क्या होगा, ओमेगा टी इक्वल टू 2π प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस π/3। ठीक है, प्लस अगर ले लिया तो फिर ओमेगा टी कट जाएगा और आ जाएगा 0 बराबर 2π प्लस π/3। इसलिए हम लोग माइनस लेके चलते हैं। तो लेट अस टेक माइनस। तो प्लस अलाउड नहीं है, प्लस नहीं ले पाओगे यहाँ पे, क्योंकि 0 बराबर 2π प्लस π/3 आ जा रहा है। तो चलो हम लोग ले लेते हैं माइनस। ठीक है, तो देखो यहां से टाइम कितना आया, ये हो गया 5π/6 ओमेगा, 5π/6 ओमेगा। इसीलिए बी का पी सही होगा, बी का पी सही होगा, बी का पी करेक्ट है। ऐसे भी सोचा जा सकता है, यह भी आसान ही तरीका है। अब तीसरा पार्ट पे आओ। थर्ड पार्ट पे आते हैं, मिनिमम टाइम आफ्टर विच दोनों का वेलोसिटी निगेटिव। इसको ऐसे सोचो, मान लो ये SHM वाला पाथ है, SHM वाला पाथ। ठीक है, अब देखना A साइन ओमेगा टी, इसका मतलब ये शुरू में यहां पे है, शुरू में यहां पे है A और इधर जा रहा है A साइन ओमेगा टी, का मतलब यही है। और ये जो दूसरा वाला पार्टिकल है A साइन ओमेगा टी प्लस π/3, तो इसका मतलब वो इधर कहीं है ब्लैक पार्टिकल, और वो भी इधर ही जा रहा है। सर्कल से सोच सकते हो। तो A वाला रेड कलर से दिखा रहे हैं, B वाला ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं। अब देखो बोला है दोनों का वेलोसिटी निगेटिव कब होगा, तो ऐसे सोचना, इधर प्लस है। ठीक, देखो A जब एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचेगा और जैसे वहां से लौटेगा उसका वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा। तो A जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचा और फिर वहां से जैसे ही लौटा, वेलोसिटी निगेटिव। ठीक है, उस समय B का भी वेलोसिटी निगेटिव बोल रहा है, B का भी वेलोसिटी निगेटिव हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखो कि A कब एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचेगा। तो टाइम टेकन बाय A टू रीच एक्सट्रीम पोजीशन, दैट विल बी T/4, T/4। टाइम टेकन बाय A टू रीच एक्सट्रीम पोजीशन विल बी T/4 होगा। T/4 कितना हो गया, ये हो गया π/2 ओमेगा, π/2 ओमेगा। ठीक है, इस समय चेक कर लेते हैं कि B कहां पे है। तो अगर ये चेक करना है कि B कहां पे है इस समय π/2 ओमेगा के बाद, तो इसको ऐसे सोचो, एंगल रोटेटेड बाय B ऑन सर्कल, तो वो होगा ओमेगा इंटू टाइम। एंगल रोटेटेड बाय B ऑन सर्कल, देखना ऐसे सोचना, अगर हम सर्कल बना दें तो एंगल रोटेटेड बाय B ऑन सर्कल, B एक्चुअली में इनिशियली यहां पे है, तो वो कितना आ गया π/2। π/2 घूमने का मतलब अब समझ लेना, पहले ये देखना, एक्चुअली में तुमको ये एंगल दिया है π/3 फेज कांस्टेंट, B का फेज कांस्टेंट π/3, मतलब ये 60 डिग्री दिया है। और हम बोल रहे हैं कि इतना समय के बाद जब A का वेलोसिटी निगेटिव होगा तो उतने देर में B 90 डिग्री घुमा है,
90 डिग्री, मतलब ये 30 तो वो घूमा ही, कौन, बी, और प्लस 60 और घूम गया, 60 और घूम गया। मतलब जब ए एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा उस समय जो मेरा बी है ना, बी, वो यहां कहीं आ चुका है। तो ठीक ही है, यहां आ गया मतलब इधर जा रहा है, तो यहां पे देखोगे तो वो कुछ इधर जा रहा है ऐसे। तो जब ए एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तब बी का भी वेलोसिटी निगेटिव हो चुका है। अब जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द एक्सट्रीम पोजीशन बाई ए, दोनों का वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा। तो मिनिमम टाइम आफ्टर विच दोनों का वेलोसिटी निगेटिव, वो यही टाइम होगा, π/2 ओमेगा। इसका मतलब सी का अगर देखोगे तो π/2 ओमेगा इज द आंसर। मतलब सी का एस इज करेक्ट, सी का एस इज करेक्ट। ठीक है, चलो अब डी पे आते हैं। मिनिमम टाइम आफ्टर विच दोनों का एक्स निगेटिव, तो उसको फिर सर्कल से ही सोच लो। मिनिमम टाइम आफ्टर विच दोनों का एक्स इज निगेटिव। तो देखो ए था यहां पे शुरू में और इधर जा रहा था, बी था शुरू में यहां पे और वो भी इधर जा रहा था। दोनों का एक्स निगेटिव हो, मिनिमम टाइम पूछा है, तो देखो होगा क्या। ए ऐसे गया और लौट के जब यहां वापस पहुंचेगा, इसके बाद ए उसका निगेटिव, एक्स उसका निगेटिव हो जाएगा। तो ए जब फिर से मीन पोजीशन क्रॉस करेगा और लेफ्ट जा रहा होगा तब उसका एक्स निगेटिव होने लगेगा। ठीक ना, उस समय बी का भी एक्स निगेटिव होना चाहिए। मतलब जितना देर में ए घूम के ऐसे वापस आएगा तो कितना टाइम लगेगा मीन पोजीशन को फिर क्रॉस करने में, तो t/2 होगा। t/2 मतलब π/ओमेगा। अब π/ओमेगा टाइम में देख लो बी कितना एंगल घूमा होगा सर्कल पे, तो ओमेगा इंटू ये मतलब पाई घूमा होगा। मतलब बी इनिशियली जो यहां पे था वो पाई घूम गया होगा। अब ऐसे समझना, ये एंगल था 60, चलो यहां देख लेते हैं, ये एंगल है 30, ठीक है, वो घूमा है 180 डिग्री, मतलब वो यहां से यहां घूम गया 180। तो ठीक ही है, बी वाला सर्कल पे इधर, तो एक्स एक्सिस पे यहां होगा। तो जितना देर में ए वापस मीन पोजीशन पे आया और फिर उसका एक्स निगेटिव हुआ, उतने देर में देख लो बी का ऑलरेडी एक्स निगेटिव हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी का आंसर यही होगा। इस टाइम के तुरंत बाद ए का भी एक्स निगेटिव और बी का तो एक्स निगेटिव है ही। इसका मतलब डी का π/ओमेगा, मतलब डी का आर इज करेक्ट, डी का आर इज करेक्ट। दिस वे वी हैव टू हैंडल दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर एक बार देख लो, ए का क्यू, बी का पी, सी का एस, डी का आर। QPSR मिला लो एक बार, QPSR। ठीक है।